एटॉमिक हैबिट्स चैप्टर 4 जेम्स क्लियर द्वारा। पहला नियम, इसे स्पष्ट करें। वह आदमी जो ठीक नहीं दिखता था। मनोवैज्ञानिक गैरी क्लेन ने एक बार मुझे एक महिला के बारे में एक कहानी सुनाई जो एक पारिवारिक समारोह में शामिल हुई थी। उसने पैरामेडिक के रूप में काम करते हुए कई साल बिताए थे और कार्यक्रम में पहुंचने पर उसने अपने ससुर को देखा और बहुत चिंतित हो गई। उसने कहा, मुझे आपका रूप पसंद नहीं है। उसके ससुर, जो पूरी तरह से ठीक महसूस कर रहे थे, ने मजाक में जवाब दिया, ठीक है, मुझे भी आपका रूप पसंद नहीं है। नहीं, उसने जोर देकर कहा, आपको अभी अस्पताल जाने की जरूरत है। कुछ घंटों बाद उस व्यक्ति की जीवनरक्षक सर्जरी की जा रही थी, जब एक जांच में पता चला था कि उसकी एक प्रमुख धमनी में रुकावट है और उसे दिल का दौरा पड़ने का तत्काल खतरा था। अपनी बहू की अंतर्ज्ञान के बिना वो मर सकता था। पैरामेडिक ने क्या देखा? उसने उसके आस्म दिल के दौरे की भविष्यवाणी कैसे की? जब प्रमुख धमनियां अवरुद्ध होती हैं, तो शरीर रक्त को महत्वपूर्ण अंगों तक भेजने पर ध्यान केंद्रित करता है और त्वचा की सतह के पास परिधीय स्थानों से दूर रहता है। इसका परिणाम चेहरे पर रक्त के वितरण के पैटर्न में बदलाव है। कई वर्षों तक दिल की विफलता वाले लोगों के साथ काम करने के बाद महिला ने अनजाने में ही इस पैटर्न को पहचानने की क्षमता विकसित कर ली थी। वो यह नहीं बता सकी कि उसने अपने ससुर के चेहरे पर क्या देखा, लेकिन उसे पता था कि कुछ गड़बड़ है। इसी तरह की कहानियां अन्य क्षेत्रों में भी मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, सैन्य विश्लेषक पहचान सकते हैं कि रडार स्क्रीन पर कौन सी झलक दुश्मन की मिसाइल है और कौन सी उनके अपने बेड़े का विमान है, भले ही वे एक ही गति से यात्रा कर रहे हों, एक ही ऊंचाई पर उड़ रहे हों और लगभग हर मामले में रडार पर एक जैसे दिख रहे हों। खाड़ी युद्ध के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर माइकल रिले ने एक पूरे युद्धपोत को बचाया जब उन्होंने मिसाइल को मार गिराने का आदेश दिया, इस तथ्य के बावजूद कि यह रडार पर युद्धपोत के अपने विमानों जैसा ही दिख रहा था। उन्होंने सही निर्णय लिया, लेकिन उनके वरिष्ठ अधिकारी भी यह नहीं बता पाए कि उन्होंने ये कैसे किया। संग्रहालय के क्यूरेटर एक प्रामाणिक कलाकृति और एक विशेषज्ञ द्वारा निर्मित नकली कलाकृति के बीच अंतर को समझने के लिए जाने जाते हैं, भले ही वे आपको यह नहीं बता सकते कि उन्हें किस विवरण से पता चला। अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट मस्तिष्क स्कैन को देखकर यह अनुमान लगा सकते हैं कि स्ट्रोक किस क्षेत्र में विकसित होगा, इससे पहले कि कोई स्पष्ट संकेत अप्रशिक्षित आंखों को दिखाई दे। मैंने हेयरड्रेसर के बारे में भी सुना है जो केवल उसके बालों के स्पर्श के आधार पर यह पता लगाते हैं कि कोई ग्राहक गर्भवती है या नहीं। मानव मस्तिष्क एक भविष्यवाणी मशीन है। ये लगातार आपके आसपास की चीजों को देखता रहता है और जो जानकारी सामने आती है उसका विश्लेषण करता रहता है। जब भी आप किसी चीज का बार बार अनुभव करते हैं, जैसे कि पैरामेडिक को हार्ट अटैक के मरीज का चेहरा दिखाई देता है या सैन्य विश्लेषक को रडार स्क्रीन पर मिसाइल दिखाई देती है, तो आपका मस्तिष्क ये देखना शुरू कर देता है कि क्या महत्वपूर्ण है, विवरणों को छांटता है और प्रासंगिक संकेतों को हाईलाइट करता है और भविष्य में उपयोग के लिए उस जानकारी को सूचीबद्ध करता है। पर्याप्त अभ्यास के साथ आप उन संकेतों को पहचान सकते हैं जो सचेत रूप से इसके बारे में सोचे बिना कुछ परिणामों की भविष्यवाणी करते हैं। स्वचालित रूप से आपका मस्तिष्क अनुभव के माध्यम से सीखे गए पाठों को एनकोड करता है। हम हमेशा यह नहीं समझा सकते कि हम क्या सीख रहे हैं, लेकिन सीखना हर समय हो रहा है और किसी दिए गए परिस्थिति में प्रासंगिक संकेतों को नोटिस करने की आपकी क्षमता आपकी हर आदत का आधार है। हम कम आंकते हैं कि हमारा मस्तिष्क और शरीर बिना सोचे समझे कितना कुछ कर सकता है। आप अपने बालों को बढ़ने, अपने दिल को पंप करने, अपने फेफड़ों को सांस लेने या अपने पेट को पचाने के लिए नहीं कहते हैं, और फिर भी आपका शरीर ये सब और बहुत कुछ ऑटो पायलट पर संभालता है। आप अपने चेतन स्वर से कहीं ज्यादा हैं। भूख पर विचार करें। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको भूख लगी है? आपको काउंटर पर कुकी देखने की जरूरत नहीं है कि यह खाने का समय है। भूख और भूख अनजाने में नियंत्रित होती हैं। आपके शरीर में कई तरह के फीडबैक लूप होते हैं जो धीरे धीरे आपको सचेत करते हैं कि कब फिर से खाने का समय है और यह ट्रैक करते हैं कि आपके आसपास और आपके भीतर क्या चल रहा है। आपके शरीर में घूमने वाले हार्मोन और रसायनों के कारण लालसा पैदा हो सकती है। अचानक आपको भूख लगती है, भले ही आपको पता न हो कि आपको किस बात ने ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। ये हमारी आदतों के बारे में सबसे आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि में से एक है। आपको आदत शुरू करने के संकेत के बारे में पता होना जरूरी नहीं है। आप किसी अवसर को पहचान सकते हैं और उस पर सचेत ध्यान दिए बिना कार्रवाई कर सकते हैं। यही वह चीज है जो आदतों को उपयोगी बनाती है।
यही बात उन्हें खतरनाक भी बनाती है। जैसे जैसे आदतें बनती हैं, आपके काम आपके स्वचालित और अचेतन मन के निर्देशन में आते हैं। आप पुराने पैटर्न में फंस जाते हैं, इससे पहले कि आपको पता चले कि क्या हो रहा है। जब तक कोई आपको न बताए, आप शायद यह न देख पाएं कि आप हंसते समय अपने मुंह को हाथ से ढक लेते हैं, सवाल पूछने से पहले माफी मांग लेते हैं, या आपको दूसरों के वाक्यों को पूरा करने की आदत है। और जितना ज्यादा आप इन पैटर्न को दोहराते हैं, उतनी ही कम संभावना है कि आप ये सवाल उठा पाएं कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। मैंने एक बार एक रिटेल क्लर्क के बारे में सुना था, जिसे ग्राहकों द्वारा कार्ड पर शेष राशि का उपयोग करने के बाद खाली उपहार कार्ड को काटने का निर्देश दिया गया था। एक दिन क्लर्क ने कुछ ग्राहकों को उपहार कार्ड से खरीदारी करने के लिए नकद दिया। जब अगला व्यक्ति आया तो क्लर्क ने ग्राहक के वास्तविक क्रेडिट कार्ड को स्वाइप किया, कैंची उठाई और फिर उसे आधा कार्ड दिया, पूरी तरह से ऑटो पायलट पर, इससे पहले कि वो स्तब्ध ग्राहक को देखे और समझे कि अभी क्या हुआ था। मेरे शोध में मुझे एक और महिला मिली जो एक पूर्व प्री-स्कूल शिक्षिका थी, जिसने कॉर्पोरेट नौकरी में बदलाव किया था। भले ही वह अब वयस्कों के साथ काम कर रही थी, लेकिन उसकी पुरानी आदतें फिर से शुरू हो जाती थीं और वह सहकर्मियों से पूछती रहती थी कि क्या उन्होंने बाथरूम जाने के बाद अपने हाथ धोए हैं। मुझे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी भी मिली जिसने कई साल लाइफगार्ड के रूप में काम किया था, और जब भी वह किसी बच्चे को दौड़ते हुए देखता था तो कभी कभी चिल्लाता था, चल। समय के साथ हमारी आदतों को प्रेरित करने वाले संकेत इतने आम हो जाते हैं कि वे अनिवार्य रूप से अदृश्य हो जाते हैं। रसोई के काउंटर पर रखी मिठाइयाँ, सोफे के बगल में रिमोट कंट्रोल, हमारी जेब में रखा फोन। इन संकेतों के प्रति हमारी प्रतिक्रियाएं इतनी गहराई से एनकोडेड होती हैं कि ऐसा लग सकता है कि कार्य करने की इच्छा कहीं से भी आ रही है। इस कारण से हमें जागरूकता के साथ व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। इससे पहले कि हम प्रभावी रूप से नई आदतें बना सकें, हमें अपनी मौजूदा आदतों पर नियंत्रण पाने की जरूरत है। ये जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि एक बार जब कोई आदत आपके जीवन में मजबूती से जड़ जमा लेती है तो यह ज्यादातर अचेतन और स्वचालित होती है। अगर कोई आदत बिना सोचे समझे बनी रहती है तो आप उसमें सुधार की उम्मीद नहीं कर सकते। जैसा कि मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग ने कहा, जब तक आप अचेतन को सचेत नहीं बनाते, यह आपके जीवन को निर्देशित करेगा और आप इसे भाग्य कहेंगे। आदतें स्कोर कार्ड। जापानी रेलवे प्रणाली को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता है। यदि आप कभी टोक्यो में ट्रेन में सवार होते हैं तो आप देखेंगे कि कंडक्टरों की एक अजीब आदत है। जैसे जैसे प्रत्येक ऑपरेटर ट्रेन चलाता है, वे अलग अलग वस्तुओं की ओर इशारा करके और कमांड देने की रस्म निभाते हैं। जब ट्रेन किसी सिग्नल के पास पहुंचती है तो ऑपरेटर उस पर इशारा करके कहता है, सिग्नल हरा है। जैसे जैसे ट्रेन प्रत्येक स्टेशन पर आती और जाती है, ऑपरेटर स्पीडोमीटर पर इशारा करके सटीक गति बताता है। जब ट्रेन के रवाना होने का समय होता है तो ऑपरेटर समय सारिणी की ओर इशारा करके समय बताता है। प्लेटफॉर्म पर अन्य कर्मचारी भी इसी तरह की हरकतें कर रहे होते हैं। प्रत्येक ट्रेन के रवाना होने से पहले कर्मचारी प्लेटफॉर्म के किनारे की ओर इशारा करके घोषणा करते हैं, सब ठीक है। हर विवरण की पहचान की जाती है, उस ओर इशारा किया जाता है और उसका नाम जोर से बताया जाता है। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग के नाम से जानी जाने वाली यह प्रक्रिया एक सुरक्षा प्रणाली है जिसे गलतियों को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मूर्खतापूर्ण लगता है, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से काम करता है। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग 85% तक की त्रुटियों को कम करता है और दुर्घटनाओं को 30% तक कम करता है। न्यूयॉर्क शहर में एमटीए सबवे सिस्टम ने एक संशोधित संस्करण अपनाया जो केवल पॉइंट है, और कार्यान्वयन के 2 वर्षों के भीतर गलत तरीके से बर्थ किए गए सबवे की घटनाओं में 57% की कमी आई। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग इतनी प्रभावी है क्योंकि यह जागरूकता के स्तर को एक अचेतन आदत से अधिक सचेत स्तर तक बढ़ाती है। चूंकि ट्रेन ऑपरेटरों को अपनी आंखों, हाथों, मुंह और कानों का उपयोग करना चाहिए, इसलिए वे कुछ गलत होने से पहले समस्याओं को नोटिस करने की अधिक संभावना रखते हैं। मेरी पत्नी भी कुछ ऐसा ही करती है। जब भी हम यात्रा के लिए घर से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं तो वह अपनी पैकिंग सूची में सबसे जरूरी चीजों को मौखिक रूप से पुकारती है। मेरे पास मेरी चाबियां हैं, मेरे पास मेरा बटुआ है, मेरे पास मेरा चश्मा है, मुझे मेरा पति मिल गया है। कोई व्यवहार जितना ज्यादा स्वचालित होता है, उतनी ही कम संभावना होती है कि हम उसके बारे में सचेत रूप से सोचें।
और जब हम पहले 1000 बार कोई काम कर चुके होते हैं तो हम चीज़ों को अनदेखा करना शुरू कर देते हैं। हम मान लेते हैं कि अगली बार भी पिछली बार जैसा ही होगा। हम हमेशा वही करने के इतने आदी हो गए हैं जो हम करते आए हैं कि हम ये सवाल करना बंद नहीं करते कि क्या ये करना सही है। प्रदर्शन में हमारी कई असफलताएं मुख्य रूप से आत्म जागरूकता की कमी के कारण होती हैं। आदतों को बदलने में हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक ये है कि हम वास्तव में क्या कर रहे हैं, इसके बारे में जागरूकता बनाए रखना। इससे ये समझने में मदद मिलती है कि बुरी आदतों के परिणाम हम पर क्यों हावी हो सकते हैं। हमें अपने निजी जीवन के लिए एक पॉइंट एंड कॉल सिस्टम की ज़रूरत है। यह आदत स्कोरकार्ड की उत्पत्ति है, जो एक सरल अभ्यास है जिसका उपयोग आप अपने व्यवहार के बारे में अधिक जागरूक होने के लिए कर सकते हैं। अपनी खुद की बनाने के लिए अपनी दैनिक आदतों की एक सूची बनाएं। यहाँ एक नमूना है कि आपकी सूची कहाँ से शुरू हो सकती है। उठना, अलार्म बंद करना, अपना फ़ोन चेक करना, बाथरूम जाना, अपना वज़न मापना, नहाना, दांत ब्रश करना, दांतों को फ्लॉस करना, डिओड्रेंट लगाना, तौलिया सुखाने के लिए टांगना, कपड़े पहनना, एक कप चाय बनाना वगैरह। एक बार जब आपके पास पूरी सूची तैयार हो जाए तो प्रत्येक व्यवहार को देखें और खुद से पूछें, क्या यह एक अच्छी आदत है, एक बुरी आदत है या एक तटस्थ आदत है। अगर यह एक अच्छी आदत है तो इसके आगे प्लस लिखें। अगर यह एक बुरी आदत है तो लिखें। अगर यह एक तटस्थ आदत है तो इक्वल्स लिखें। उदाहरण के लिए ऊपर दी गई सूची कुछ इस तरह दिख सकती है। उठना इक्वल्स अलार्म बंद करना इक्वल्स अपना फ़ोन चेक करना, बाथरूम जाना इक्वल्स अपना वज़न मापना प्लस शॉवर लेना प्लस अपने दांत ब्रश करना प्लस अपने दांतों को फ्लॉस करना प्लस डिओड्रेंट लगाना प्लस तौलिया सुखाने के लिए टांगना इक्वल्स कपड़े पहनना इक्वल्स एक कप चाय बनाना प्लस। किसी खास आदत को आप जो अंक देंगे वो आपकी स्थिति और आपके लक्ष्यों पर निर्भर करेगा। जो व्यक्ति वज़न कम करने की कोशिश कर रहा है उसके लिए हर सुबह पीनट बटर के साथ बैगल खाना एक बुरी आदत हो सकती है। जो व्यक्ति वज़न बढ़ाने और मांसपेशियों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है उसके लिए यही व्यवहार एक अच्छी आदत हो सकती है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस दिशा में काम कर रहे हैं। अपनी आदतों को स्कोर करना एक और कारण से थोड़ा अधिक जटिल हो सकता है। अच्छी आदत और बुरी आदत लेबल थोड़े गलत हैं। कोई अच्छी या बुरी आदत नहीं होती, केवल प्रभावी आदतें होती हैं, यानी समस्याओं को हल करने में प्रभावी। सभी आदतें किसी न किसी तरह से आपकी मदद करती हैं, यहाँ तक कि बुरी आदतें भी। यही कारण है कि आप उन्हें दोहराते हैं। इस अभ्यास के लिए अपनी आदतों को इस आधार पर वर्गीकृत करें कि वे आपको लंबे समय में कैसे लाभ पहुंचाएंगी। आमतौर पर अच्छी आदतों के शुद्ध सकारात्मक परिणाम होंगे, बुरी आदतों के शुद्ध नकारात्मक परिणाम होते हैं। सिगरेट पीने से अभी तनाव कम हो सकता है, यह आपको इसी तरह लाभ पहुंचाता है, लेकिन ये दीर्घकालिक रूप से स्वस्थ व्यवहार नहीं है। यदि आपको अभी भी यह निर्धारित करने में परेशानी हो रही है कि किसी विशेष आदत को कैसे रेट किया जाए, तो यहाँ एक प्रश्न है जिसका मैं उपयोग करना पसंद करता हूँ। क्या यह व्यवहार मुझे उस प्रकार का व्यक्ति बनने में मदद करता है जैसा मैं बनना चाहता हूँ? क्या यह आदत मेरी इच्छित पहचान के पक्ष में या उसके विरुद्ध वोट देती है? जो आदतें आपकी इच्छित पहचान को पुष्ट करती हैं वे आमतौर पर अच्छी होती हैं। जो आदतें आपकी इच्छित पहचान के साथ संघर्ष करती हैं वे आमतौर पर बुरी होती हैं। जब आप अपनी आदतों का स्कोरकार्ड बनाते हैं तो पहले कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। लक्ष्य केवल ये देखना है कि वास्तव में क्या चल रहा है। बिना किसी निर्णय या आंतरिक आलोचना के अपने विचारों और कार्यों का निरीक्षण करें। अपनी गलतियों के लिए खुद को दोष न दें। अपनी सफलताओं के लिए खुद की प्रशंसा न करें। यदि आप हर सुबह एक चॉकलेट बार खाते हैं तो इसे स्वीकार करें, लगभग वैसे ही जैसे आप किसी और को देख रहे हों। ओह, ये कितना दिलचस्प है कि वे ऐसा करेंगे। यदि आप बहुत अधिक खाते हैं तो बस ध्यान दें कि आप जितनी कैलोरी लेनी चाहिए उससे अधिक खा रहे हैं। यदि आप ऑनलाइन समय बर्बाद करते हैं तो ध्यान दें कि आप अपना जीवन ऐसे तरीके से बिता रहे हैं जैसा आप नहीं चाहते हैं। बुरी आदतों को बदलने का पहला कदम उन पर नज़र रखना है। अगर आपको लगता है कि आपको अतिरिक्त मदद की ज़रूरत है तो आप अपने जीवन में पॉइंटिंग एंड कॉलिंग आजमा सकते हैं। जो काम आप करने की सोच रहे हैं उसे जोर से बोलें और उसका नतीजा क्या होगा।
अगर आप जंक फूड की आदत को कम करना चाहते हैं लेकिन खुद को दूसरी कुकी खाते हुए देखते हैं तो जोर से बोले, मैं ये कुकी खाने वाला हूँ लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इसे खाने से मेरा वजन बढ़ जाएगा और मेरी सेहत को नुकसान पहुँचेगा। अपनी बुरी आदतों के बारे में जोर से बोलते हुए सुनने से नतीजे ज़्यादा वास्तविक लगते हैं। ये काम में वजन जोड़ता है, बजाय इसके कि आप बिना सोचे समझे पुरानी दिनचर्या में फंस जाएं। ये तरीका तब भी उपयोगी है जब आप अपनी टू डू सूची में किसी काम को याद करने की कोशिश कर रहे हों। बस जोर से ये कहना, कल मुझे दोपहर के भोजन के बाद डाकघर जाना है, इस बात की संभावना बढ़ा देता है कि आप वास्तव में ऐसा करेंगे। आप खुद को कार्रवाई की ज़रूरत को स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और इससे बहुत फर्क पड़ सकता है। व्यवहार में बदलाव की प्रक्रिया हमेशा जागरूकता से शुरू होती है। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग और हैबिट स्कोरकार्ड जैसी रणनीतियां आपको अपनी आदतों को पहचानने और उन्हें ट्रिगर करने वाले संकेतों को स्वीकार करने पर केंद्रित है, जिससे आपके लिए उस तरीके से प्रतिक्रिया करना संभव हो जाता है जो आपके लिए फायदेमंद हो। अध्याय सारांश। पर्याप्त अभ्यास के साथ आपका मस्तिष्क उन संकेतों को पहचान लेगा जो सचेत रूप से इसके बारे में सोचे बिना कुछ परिणामों की भविष्यवाणी करते हैं। एक बार जब हमारी आदतें स्वचालित हो जाती हैं तो हम इस बात पर ध्यान देना बंद कर देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया हमेशा जागरूकता से शुरू होती है। आपको अपनी आदतों को बदलने से पहले उनके बारे में पता होना चाहिए। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग आपके कार्यों को मौखिक रूप से व्यक्त करके आपकी जागरूकता के स्तर को एक अचेतन आदत से अधिक सचेत स्तर तक बढ़ाता है। हैबिट स्कोरकार्ड एक सरल अभ्यास है जिसका उपयोग आप अपने व्यवहार के बारे में अधिक जागरूक होने के लिए कर सकते हैं। एटॉमिक हैबिट्स चैप्टर 5 जेम्स क्लियर द्वारा। नई आदत शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका। 2001 में ग्रेट ब्रिटेन में शोधकर्ताओं ने 2 सप्ताह के दौरान 248 लोगों के साथ बेहतर व्यायाम की आदतें बनाने के लिए काम करना शुरू किया। विषयों को 3 समूहों में विभाजित किया गया था। पहला समूह नियंत्रण समूह था। उनसे केवल ये पूछा गया कि वे कितनी बार व्यायाम करते हैं। दूसरा समूह प्रेरणा समूह था। उन्हें न केवल अपने वर्कआउट को ट्रैक करने के लिए कहा गया था, बल्कि व्यायाम के लाभों पर कुछ सामग्री पढ़ने के लिए भी कहा गया था। शोधकर्ताओं ने समूह को ये भी समझाया कि व्यायाम कैसे कोरोनरी हृदय रोग के जोखिम को कम कर सकता है और हृदय स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। अंत में तीसरा समूह था। इन विषयों को दूसरे समूह के समान ही प्रस्तुति मिली, जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि उनके पास प्रेरणा के समान स्तर थे। हालांकि उन्हें अगले सप्ताह में कब और कहाँ व्यायाम करना है, इसके लिए एक योजना बनाने के लिए भी कहा गया था। विशेष रूप से तीसरे समूह के प्रत्येक सदस्य ने निम्नलिखित वाक्य पूरा किया। अगले सप्ताह के दौरान मैं दिन को समय पर स्थान पर कम से कम 20 मिनट तक जोरदार व्यायाम करूंगा। पहले और दूसरे समूह में 35 से 38% लोगों ने प्रति सप्ताह कम से कम एक बार व्यायाम किया। दिलचस्प बात यह है कि दूसरे समूह को दी गई प्रेरक प्रस्तुति का व्यवहार पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन तीसरे समूह के 91% लोगों ने प्रति सप्ताह कम से कम एक बार व्यायाम किया, सामान्य दर से दोगुना से भी अधिक। उन्होंने जो वाक्य भरा उसे शोधकर्ता कार्यान्वयन इरादे के रूप में संदर्भित करते हैं, जो एक योजना है जिसे आप पहले से बनाते हैं कि कब और कहाँ कार्य करना है। यानी आप किसी विशेष आदत को कैसे लागू करना चाहते हैं। आदत को ट्रिगर करने वाले संकेत कई तरह के होते हैं, जैसे जेब में फोन बजने का एहसास, चॉकलेट चिप कुकीज की महक, एम्बुलेंस के सायरन की आवाज, लेकिन 2 सबसे आम संकेत समय और स्थान हैं। कार्यान्वयन के इरादे इन दोनों संकेतों का लाभ उठाते हैं। मोटे तौर पर कहें तो कार्यान्वयन के इरादे को बनाने का प्रारूप है, जब स्थिति X उत्पन्न होती है तो मैं प्रतिक्रिया Y करूंगा। सैकड़ों अध्ययनों से पता चला है कि कार्यान्वयन के इरादे हमारे लक्ष्यों पर टिके रहने के लिए प्रभावी हैं, चाहे वो फ्लू शॉट लेने का सटीक समय और तारीख लिखना हो या कोलोनोस्कोपी अपॉइंटमेंट का समय रिकॉर्ड करना हो। वे इस संभावना को बढ़ाते हैं कि लोग रिसाइक्लिंग, पढ़ाई, जल्दी सोने और धूम्रपान छोड़ने जैसी आदतों से चिपके रहेंगे। शोधकर्ताओं ने ये भी पाया है कि जब लोगों को इस तरह के सवालों के जवाब देकर कार्यान्वयन के इरादे बनाने के लिए मजबूर किया जाता है तो मतदान प्रतिशत बढ़ता है। आप मतदान केंद्र पर किस मार्ग से जा रहे हैं? आप किस समय जाने की योजना बना रहे हैं? कौन सी बस आपको वहां ले जाएगी?
अन्य सफल सरकारी कार्यक्रमों ने नागरिकों को समय पर करों को भेजने के लिए एक स्पष्ट योजना बनाने या ट्रैफिक बिलों का भुगतान कब और कहां करना है, इस बारे में दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए प्रेरित किया है। मुख्य बात स्पष्ट है, जो लोग इस बारे में एक विशिष्ट योजना बनाते हैं कि वे कब और कहां एक नई आदत अपनाएंगे, उनके द्वारा इसका पालन करने की संभावना अधिक होती है। बहुत से लोग इन बुनियादी विवरणों को समझे बिना अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं। हम खुद से कहते हैं, मैं स्वस्थ भोजन करने जा रहा हूँ या मैं अधिक लिखने जा रहा हूँ, लेकिन हम कभी नहीं कहते कि ये आदतें कब और कहाँ बनने जा रही हैं। हम इसे संयोग पर छोड़ देते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम बस इसे करना याद रखेंगे या सही समय पर प्रेरित महसूस करेंगे। कार्यान्वयन का इरादा, मैं और अधिक काम करना चाहता हूँ या मैं और अधिक उत्पादक बनना चाहता हूँ या मुझे वोट देना चाहिए, जैसी धुंधली धारणाओं को दूर कर देता है और उन्हें एक ठोस कार्य योजना में बदल देता है। कई लोग सोचते हैं कि उनमें प्रेरणा की कमी है, जबकि वास्तव में उनमें स्पष्टता की कमी है। ये हमेशा स्पष्ट नहीं होता कि कब और कहाँ कार्रवाई करनी है। कुछ लोग अपना पूरा जीवन सुधार करने के लिए सही समय का इंतजार करते हुए बिता देते हैं। एक बार कार्यान्वयन का इरादा तय हो जाने के बाद आपको प्रेरणा के आने का इंतजार नहीं करना पड़ता। क्या मैं आज एक अध्याय लिखूं या नहीं? क्या मैं आज सुबह या दोपहर के भोजन पर ध्यान करूं? जब कार्रवाई का क्षण आता है तो निर्णय लेने की कोई जरूरत नहीं होती। बस अपनी पूर्व निर्धारित योजना का पालन करें। इस रणनीति को अपनी आदतों पर लागू करने का सरल तरीका यह है कि इस वाक्य को भरें, मैं समय पर स्थान में व्यवहार करूंगा। ध्यान, मैं सुबह 7 बजे अपने रसोई घर में 1 मिनट के लिए ध्यान लगाऊंगा। पढ़ाई, मैं शाम 6 बजे अपने बेडरूम में 20 मिनट के लिए स्पेनिश पढ़ूंगा। व्यायाम, मैं शाम 5 बजे अपने स्थानीय जिम में 1 घंटे के लिए व्यायाम करूंगा। शादी, मैं सुबह 8 बजे अपने साथी के लिए रसोई घर में 1 कप चाय बनाऊंगा। अगर आपको नहीं पता कि अपनी आदत कब शुरू करनी है, तो सप्ताह, महीने या साल के पहले दिन को आजमाएं। लोग उस समय कार्रवाई करने की अधिक संभावना रखते हैं क्योंकि उम्मीद आमतौर पर अधिक होती है। अगर हमारे पास उम्मीद है तो हमारे पास कार्रवाई करने का एक कारण है। एक नई शुरुआत प्रेरक लगती है। कार्यान्वयन के इरादों का एक और लाभ है, आप क्या चाहते हैं और आप इसे कैसे प्राप्त करेंगे, इसके बारे में स्पष्ट होना आपको उन चीज़ों को न कहने में मदद करता है जो प्रगति को पटरी से उतारती हैं, आपका ध्यान भटकाती हैं और आपको रास्ते से हटा देती हैं। हम अक्सर छोटे छोटे अनुरोधों के लिए हाँ कह देते हैं क्योंकि हम इस बारे में पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं होते हैं कि हमें क्या करने की ज़रूरत है। जब आपके सपने अस्पष्ट होते हैं तो पूरे दिन छोटे छोटे अपवादों को तर्कसंगत बनाना आसान होता है और सफल होने के लिए आपको जो विशिष्ट चीज़ें करने की ज़रूरत होती है उन्हें कभी नहीं कर पाते। अपनी आदतों को दुनिया में जीने के लिए समय और स्थान दें। लक्ष्य समय और स्थान को इतना स्पष्ट करना है कि पर्याप्त दोहराव के साथ आपको सही समय पर सही काम करने की इच्छा हो, भले ही आप यह न बता सकें कि क्यों। जैसा कि लेखक जेसन ज़्विग ने उल्लेख किया, स्पष्ट रूप से आप कभी भी सचेत विचार के बिना कसरत नहीं करेंगे। लेकिन घंटी बजने पर लार टपकाने वाले कुत्ते की तरह शायद आप दिन के उस समय बेचैन होने लगें जब आप आमतौर पर कसरत करते हैं। अपने जीवन और काम में कार्यान्वयन इरादों का उपयोग करने के कई तरीके हैं। मेरा पसंदीदा तरीका वह है जो मैंने स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर बीजे फॉग से सीखा है और यह एक ऐसी रणनीति है जिसे मैं आदत स्टैकिंग के रूप में संदर्भित करता हूँ। आदत डालना, अपनी आदतों को सुधारने की एक सरल योजना। फ्रांसीसी दार्शनिक डेनिस डिडरो ने अपना पूरा जीवन गरीबी में गुजारा, लेकिन 1765 में एक दिन सब कुछ बदल गया। डिडेरो की बेटी की शादी होने वाली थी और वो शादी का खर्च उठाने में असमर्थ था। अपनी कम संपत्ति के बावजूद डिडेरो एनसाइक्लोपीडिया के सह संस्थापक और लेखक के रूप में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध थे, जो उस समय के सबसे व्यापक विश्वकोशों में से एक था। जब रूस की महारानी कैथरीन द ग्रेट ने डिडेरो की वित्तीय परेशानियों के बारे में सुना तो उनका दिल उनके लिए दुख से भर गया। वो किताबों की शौकीन थी और उसे उनका विश्वकोश बहुत पसंद था। उसने डिडेरो की निजी लाइब्रेरी को 1000 पाउंड में खरीदने की पेशकश की, जो आज के $150,000 से भी ज्यादा है। अचानक डिडेरो के पास पैसे आ गए। अपनी नई संपत्ति से उसने न केवल शादी का खर्च उठाया बल्कि अपने लिए एक लाल रंग का लबादा भी खरीदा। डिडेरोट का लाल रंग का लबादा सुंदर था,
वास्तव में इतना सुंदर कि उसने तुरंत नोटिस किया कि यह उसके सामान्य सामानों से घिरा होने पर कितना बेमेल लग रहा था। उसने लिखा कि उसके सुंदर लबादे और बाकी सामान के बीच कोई समन्वय, कोई एकता, कोई सुंदरता नहीं थी। डिडरोट को जल्द ही अपनी संपत्ति को बेहतर बनाने की इच्छा हुई। उसने अपने गलीचे की जगह दमिश्क का गलीचा रख लिया। उसने अपने घर को महंगी मूर्तियों से सजाया। उसने मेंटल के ऊपर रखने के लिए एक दर्पण और एक बेहतर रसोई की मेज खरीदी। उसने अपनी पुरानी पुआल की कुर्सी को चमड़े की कुर्सी के लिए फेंक दिया। गिरते हुए डोमिनोज की तरह एक खरीद के बाद दूसरी खरीद होती है। डिडरोट का व्यवहार असामान्य नहीं है। वास्तव में एक खरीद के बाद दूसरी खरीद की प्रवृत्ति का एक नाम है डिडरोट प्रभाव। डिडरोट प्रभाव बताता है कि एक नई संपत्ति प्राप्त करने से अक्सर खपत का एक चक्र बनता है जो अतिरिक्त खरीद की ओर ले जाता है। आप इस पैटर्न को हर जगह देख सकते हैं। आप एक ड्रेस खरीदते हैं और उसके साथ मैच करने के लिए नए जूते और झुमके खरीदते हैं। आप एक सोफा खरीदते हैं और अचानक अपने पूरे लिविंग रूम के लेआउट पर सवाल उठाते हैं। आप अपने बच्चे के लिए एक खिलौना खरीदते हैं और जल्द ही खुद को उसके साथ जाने वाले सभी सामान खरीदते हुए पाते हैं। ये खरीदारी की एक श्रृंखला प्रतिक्रिया है। कई मानवीय व्यवहार इस चक्र का अनुसरण करते हैं। आप अक्सर ये तय करते हैं कि आगे क्या करना है जो आपने अभी अभी किया है, उसके आधार पर। बाथरूम जाने से आपके हाथ धुलते और सूखते हैं, जो आपको याद दिलाता है कि आपको गंदे तौलिए को कपड़े धोने की ज़रूरत है, इसलिए आप खरीदारी की सूची में कपड़े धोने का डिटर्जेंट जोड़ते हैं, और इसी तरह। कोई भी व्यवहार अलग थलग नहीं होता है। प्रत्येक क्रिया एक संकेत बन जाती है जो अगले व्यवहार को ट्रिगर करती है। यह महत्वपूर्ण क्यों है? जब नई आदतें बनाने की बात आती है तो आप व्यवहार की संबद्धता का अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं। नई आदत बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप हर दिन अपनी मौजूदा आदत की पहचान करें और फिर अपने नए व्यवहार को उसके ऊपर रखें। इसे आदत स्टैकिंग कहा जाता है। आदत स्टैकिंग कार्यान्वयन इरादे का एक विशेष रूप है। अपनी नई आदत को किसी विशेष समय और स्थान के साथ जोड़ने के बजाय आप इसे मौजूदा आदत के साथ जोड़ते हैं। यह विधि, जिसे बीजे फॉग ने अपने टिनी हैबिट्स कार्यक्रम के भाग के रूप में बनाया था, का उपयोग लगभग किसी भी आदत के लिए स्पष्ट संकेत तैयार करने के लिए किया जा सकता है। ** आदत स्टैकिंग फॉर्मूला है। वर्तमान आदत के बाद मैं नई आदत बनाऊंगा। उदाहरण के लिए, ध्यान। हर सुबह कॉफी पीने के बाद मैं 1 मिनट के लिए ध्यान लगाऊंगा। व्यायाम। अपने काम के जूते उतारने के बाद मैं तुरंत अपने कसरत के कपड़े पहन लूंगा। कृतज्ञता। रात के खाने के लिए बैठने के बाद मैं एक बात कहूंगा जिसके लिए मैं आज हुआ उसके लिए आभारी हूं। विवाह। रात को बिस्तर पर जाने के बाद मैं अपने साथी को एक चुंबन दूंगा। सुरक्षा। अपने दौड़ने के जूते पहनने के बाद मैं किसी मित्र या परिवार के सदस्य को संदेश भेजूंगा कि मैं कहां दौड़ रहा हूं और इसमें कितना समय लगेगा। कुंजी यह है कि आप अपने इच्छित व्यवहार को किसी ऐसी चीज से जोड़ें जो आप पहले से ही हर दिन करते हैं। एक बार जब आप इस बुनियादी संरचना में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप छोटी छोटी आदतों को एक साथ जोड़कर बड़े स्टैक बनाना शुरू कर सकते हैं। यह आपको एक व्यवहार से दूसरे व्यवहार की ओर ले जाने वाली प्राकृतिक गति का लाभ उठाने की अनुमति देता है। डिडरो प्रभाव का एक सकारात्मक संस्करण। आदत स्टैकिंग। आपकी सुबह की दिनचर्या की आदत कुछ इस तरह हो सकती है। 1. सुबह कॉफी पीने के बाद मैं 60 सेकंड तक ध्यान लगाऊंगा। 2. 60 सेकंड तक ध्यान लगाने के बाद मैं दिन के लिए अपनी टू डू सूची लिखूंगा। 3. दिन के लिए अपनी टू डू सूची लिखने के बाद मैं तुरंत अपना पहला काम शुरू करूंगा। या शाम को इस आदत के बारे में सोचें। 1. रात का खाना खाने के बाद मैं अपनी प्लेट सीधे डिशवॉशर में डाल दूंगा। 2. बर्तन साफ करने के बाद मैं तुरंत काउंटर को पोंछ दूंगा। 3. काउंटर को पोंछने के बाद मैं कल सुबह के लिए अपना कॉफी मग निकाल लूंगा। आप अपनी मौजूदा दिनचर्या के बीच में नए व्यवहार भी शामिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपके पास पहले से ही एक सुबह की दिनचर्या हो सकती है जो इस तरह दिखती है। उठो > अपना बिस्तर बनाओ > नहाओ। मान लीजिए कि आप हर रात ज्यादा पढ़ने की आदत विकसित करना चाहते हैं। आप अपनी आदत के ढेर का विस्तार कर सकते हैं और कुछ ऐसा आजमा सकते हैं।
उठो ग्रेटर देन अपना बिस्तर बनाओ ग्रेटर देन अपने तकिए पर किताब रखो ग्रेटर देन नहाओ। अब जब आप हर रात बिस्तर पर चढ़ेंगे तो एक किताब आपके आनंद के लिए इंतजार कर रही होगी। कुल मिलाकर आदत स्टैकिंग आपको सरल नियमों का एक सेट बनाने की अनुमति देता है जो आपके भविष्य के व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं। यह ऐसा है जैसे आपके पास हमेशा एक गेम प्लान होता है कि आगे कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए। एक बार जब आप इस दृष्टिकोण से सहज हो जाते हैं तो आप जब भी स्थिति उपयुक्त हो आपको मार्गदर्शन करने के लिए सामान्य आदत स्टैक विकसित कर सकते हैं। व्यायाम। जब मैं सीढ़ियों का एक सेट देखता हूं तो मैं लिफ्ट का उपयोग करने के बजाय उन्हें ले जाता हूं। सामाजिक कौशल। जब मैं किसी पार्टी में जाता हूं तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति से अपना परिचय देता हूं जिसे मैं अभी तक नहीं जानता हूं। वित्तीय। जब मैं $100 से अधिक की कोई चीज खरीदना चाहता हूं तो मैं खरीदने से पहले 24 घंटे प्रतीक्षा करता हूं। स्वस्थ भोजन। जब मैं खुद को भोजन परोसता हूं तो मैं हमेशा अपनी प्लेट में सबसे पहले सब्जियां डालता हूं। अतिसूक्ष्मवाद। जब मैं कोई नई वस्तु खरीदता हूं तो मैं कुछ न कुछ देता हूं। एक अंदर एक बाहर। मूड। जब फोन बजता है तो मैं जवाब देने से पहले एक गहरी सांस लेता हूं और मुस्कुराता हूं। भूलने की आदत। जब मैं किसी सार्वजनिक स्थान से निकलता हूं तो मैं ये सुनिश्चित करने के लिए टेबल और कुर्सियों की जांच करता हूं कि मैं कुछ भी पीछे न छोड़ दूं। चाहे आप इस रणनीति का इस्तेमाल कैसे भी करें, सफल आदत स्टैक बनाने का रहस्य चीजों को शुरू करने के लिए सही संकेत चुनना है। कार्यान्वयन इरादे के विपरीत, जो किसी दिए गए व्यवहार के लिए विशेष रूप से समय और स्थान बताता है, आदत स्टैकिंग में समय और स्थान अंतर्निहित रूप से शामिल होता है। आप अपनी दिनचर्या में कब और कहां कोई आदत डालना चुनते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ सकता है। अगर आप अपनी सुबह की दिनचर्या में ध्यान जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुबह अस्त व्यस्त है और आपके बच्चे कमरे में भागते रहते हैं, तो ये गलत जगह और समय हो सकता है। विचार करें कि आपके सफल होने की सबसे अधिक संभावना कब है। खुद से कोई आदत डालने के लिए तब ना कहें जब आप किसी और काम में व्यस्त हों। आपके संकेत की आवृत्ति भी आपकी इच्छित आदत के समान होनी चाहिए। अगर आप हर दिन कोई आदत डालना चाहते हैं, लेकिन आप इसे किसी ऐसी आदत के ऊपर जोड़ देते हैं जो सिर्फ सोमवार को होती है, तो यह एक अच्छा विकल्प नहीं है। अपनी आदत स्टैक के लिए सही ट्रिगर खोजने का एक तरीका अपनी मौजूदा आदतों की सूची पर विचार विमर्श करना है। आप पिछले अध्याय से अपने आदत स्कोरकार्ड को शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, आप 2 कॉलम वाली एक सूची बना सकते हैं। पहले कॉलम में उन आदतों को लिखें जिन्हें आप हर दिन बिना चूके करते हैं। उदाहरण के लिए, बिस्तर से उठो, नहाओ, अपने दांत ब्रश करो, कपड़े पहनो, 1 कप कॉफी बनाओ, नाश्ता करो, बच्चों को स्कूल ले जाओ, काम का दिन शुरू करो, दोपहर का खाना खाओ, काम का दिन खत्म करो, काम के कपड़े बदलो, रात का खाना खाने बैठो, लाइट बंद करो, बिस्तर पर जाओ। आपकी सूची बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन आपको विचार समझ में आ गया होगा। दूसरे कॉलम में, हर दिन आपके साथ होने वाली सभी चीजों को बिना चूके लिखें। उदाहरण के लिए, सूर्य उदय होता है, आपको एक टेक्स्ट संदेश मिलता है, आप जो गाना सुन रहे हैं वो समाप्त हो जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है। इन 2 सूचियों के साथ आप अपनी नई आदत को अपनी जीवनशैली में शामिल करने के लिए सबसे अच्छी जगह की तलाश शुरू कर सकते हैं। आदत स्टैकिंग तब सबसे अच्छा काम करती है जब संकेत अत्यधिक विशिष्ट और तुरंत कार्रवाई योग्य हो। बहुत से लोग ऐसे संकेत चुनते हैं जो बहुत अस्पष्ट होते हैं। मैंने खुद ये गलती की। जब मैं पुशअप की आदत डालना चाहता था तो मेरी आदत स्टैक थी, जब मैं दोपहर के भोजन के लिए ब्रेक लूंगा तो मैं 10 पुशअप करूंगा। पहली नज़र में यह उचित लग रहा था, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि ट्रिगर स्पष्ट नहीं था। क्या मैं दोपहर का भोजन करने से पहले अपने पुशअप करूंगा? दोपहर का भोजन करने के बाद? मैं उन्हें कहाँ करूंगा? कुछ असंगत दिनों के बाद मैंने अपनी आदत स्टैक को बदल दिया। जब मैं दोपहर के भोजन के लिए अपना लैपटॉप बंद करता हूँ तो मैं अपने डेस्क के बगल में 10 पुशअप करता हूँ। अस्पष्टता दूर हो गई। अधिक पढ़ें या बेहतर खाना जैसी आदतें योग्य कारण हैं, लेकिन ये लक्ष्य इस बारे में निर्देश नहीं देते हैं कि कैसे और कब कार्य करना है। विशिष्ट और स्पष्ट रहें। दरवाज़ा बंद करने के बाद, अपने दांत ब्रश करने के बाद, टेबल पर बैठने के बाद,
विशिष्टता महत्वपूर्ण है। आपकी नई आदत किसी विशिष्ट संकेत से जितनी अधिक मजबूती से जुड़ी होगी, उतनी ही बेहतर संभावना है कि जब कार्रवाई करने का समय आएगा तो आप उसे नोटिस करेंगे। व्यवहार परिवर्तन का पहला नियम इसे स्पष्ट करना है। कार्यान्वयन के इरादे और आदत स्टैकिंग जैसी रणनीतियां आपकी आदतों के लिए स्पष्ट संकेत बनाने और कब और कहां कार्रवाई करने के लिए एक स्पष्ट योजना तैयार करने के सबसे व्यावहारिक तरीकों में से हैं। अध्याय सारांश। व्यवहार परिवर्तन का पहला नियम ये स्पष्ट करना है। 2 सबसे आम संकेत समय और स्थान हैं। कार्यान्वयन इरादा बनाना एक रणनीति है जिसका उपयोग आप किसी नई आदत को किसी विशिष्ट समय और स्थान के साथ जोड़ने के लिए कर सकते हैं। कार्यान्वयन इरादा सूत्र है: मैं समय पर स्थान में व्यवहार करूंगा। आदत स्टैकिंग एक रणनीति है जिसका उपयोग आप किसी नई आदत को किसी मौजूदा आदत के साथ जोड़ने के लिए कर सकते हैं। आदत स्टैकिंग सूत्र है: वर्तमान आदत के बाद मैं नई आदत करूंगा। एटॉमिक हैबिट्स चैप्टर 6 जेम्स क्लियर द्वारा। प्रेरणा को बहुत महत्व दिया जाता है, पर्यावरण अक्सर ज्यादा मायने रखता है। बोस्टन में मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल में प्राथमिक देखभाल चिकित्सक एनी थॉर्नडाइक के पास एक अजीब विचार था। उनका मानना था कि वे हजारों अस्पताल कर्मचारियों और आगंतुकों की खाने की आदतों को उनकी इच्छाशक्ति या प्रेरणा में जरा भी बदलाव किए बिना सुधार सकती हैं। वास्तव में उन्होंने उनसे बात करने की बिल्कुल भी योजना नहीं बनाई थी। थॉर्नडाइक और उनके सहयोगियों ने अस्पताल के कैफेटेरिया की पसंद वास्तुकला को बदलने के लिए 6 महीने का अध्ययन तैयार किया। उन्होंने कमरे में पेय पदार्थों की व्यवस्था को बदलकर शुरुआत की। मूल रूप से कैफेटेरिया में कैश रजिस्टर के बगल में स्थित रेफ्रिजरेटर केवल सोडा से भरे होते थे। शोधकर्ताओं ने प्रत्येक में एक विकल्प के रूप में पानी मिलाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने पूरे कमरे में खाद्य स्टेशनों के बगल में बोतलबंद पानी की टोकरियां रखीं। सोडा अभी भी प्राथमिक रेफ्रिजरेटर में था, लेकिन अब सभी पेय स्थानों पर पानी उपलब्ध था। अगले 3 महीनों में अस्पताल में सोडा की बिक्री की संख्या में 11.4% की गिरावट आई। इस बीच बोतलबंद पानी की बिक्री में 25.8% की वृद्धि हुई। उन्होंने कैफेटेरिया में भोजन के साथ भी इसी तरह के समायोजन किए और इसी तरह के परिणाम देखे। किसी ने भी वहां खाने वाले किसी भी व्यक्ति से एक शब्द भी नहीं कहा था। लोग अक्सर उत्पादों को इसलिए नहीं चुनते कि वे क्या हैं, बल्कि इसलिए चुनते हैं कि वे कहाँ हैं। अगर मैं रसोई में जाता हूं और काउंटर पर कुकीज़ की एक प्लेट देखता हूं, तो मैं आधा दर्जन कुकीज़ उठा लूंगा और खाना शुरू कर दूंगा, भले ही मैंने उनके बारे में पहले से नहीं सोचा हो और मुझे भूख भी ना लगी हो। अगर दफ्तर में आम टेबल हमेशा डोनट्स और बैगल से भरी रहती है, तो हर बार एक को न लेना मुश्किल होगा। आपकी आदतें उस कमरे और आपके सामने मौजूद संकेतों के आधार पर बदलती हैं। पर्यावरण वह अदृश्य हाथ है जो मानव व्यवहार को आकार देता है। हमारे अद्वितीय व्यक्तित्वों के बावजूद कुछ व्यवहार कुछ पर्यावरणीय परिस्थितियों में बार बार उभर कर आते हैं। चर्च में लोग फुसफुसाते हुए बात करते हैं। एक अंधेरी सड़क पर लोग सावधान और सतर्क रहते हैं। इस तरह परिवर्तन का सबसे आम रूप आंतरिक नहीं, बल्कि बाहरी है। हम अपने आसपास की दुनिया से बदलते हैं। हर आदत संदर्भ पर निर्भर करती है। 1936 में मनोवैज्ञानिक कट लेविन ने एक सरल समीकरण लिखा जो एक शक्तिशाली कथन देता है: व्यवहार व्यक्ति के अपने परिवेश में होने का एक कार्य है, या B=F=P=E। लेविन के समीकरण को व्यवसाय में परखने में ज्यादा समय नहीं लगा। 1952 में अर्थशास्त्री हॉकिंस स्टर्न ने एक घटना का वर्णन किया जिसे उन्होंने सुझाव आवेग खरीद कहा, जो तब शुरू होती है जब कोई दुकानदार पहली बार कोई उत्पाद देखता है और उसे खरीदने की जरूरत महसूस करता है। दूसरे शब्दों में, ग्राहक कभी कभी उत्पाद इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि वे उन्हें चाहते हैं, बल्कि इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वे उन्हें कैसे पेश किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, आंखों के स्तर पर रखी गई वस्तुओं को फर्श के पास रखी गई वस्तुओं की तुलना में अधिक खरीदा जाता है। इस कारण से आपको स्टोर की अलमारियों पर आसानी से पहुंच वाली जगहों पर महंगे ब्रांड के नाम मिलेंगे क्योंकि वे सबसे अधिक लाभ कमाते हैं, जबकि सस्ते विकल्प मुश्किल से पहुंच वाली जगहों पर रखे जाते हैं। यही बात एंड कैप के लिए भी लागू होती है, जो गलियारे के अंत में स्थित इकाइयां हैं। एंड कैप खुदरा विक्रेताओं के लिए पैसे कमाने की मशीन है क्योंकि वे स्पष्ट स्थान हैं जहां बहुत अधिक पैदल यात्री आते हैं। उदाहरण के लिए, कोका कोला की 45% बिक्री विशेष रूप से गलियारे के अंत में स्थित रैक से होती है।
कोई उत्पाद या सेवा जितनी अधिक स्पष्ट रूप से उपलब्ध होगी, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप उसे आजमाएंगे। लोग बड लाइट पीते हैं क्योंकि यह हर बार में है और स्टारबक्स जाते हैं क्योंकि यह हर कोने पर है। हमें ये सोचना पसंद है कि हम नियंत्रण में हैं। अगर हम सोडा के बजाय पानी चुनते हैं तो हम मान लेते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम ऐसा करना चाहते थे। हालांकि सच्चाई ये है कि हम हर दिन जो भी काम करते हैं वे उद्देश्यपूर्ण प्रेरणा और पसंद से नहीं बल्कि सबसे स्पष्ट विकल्प से आकार लेते हैं। दुनिया को महसूस करने और समझने के लिए हर जीव के अपने तरीके होते हैं। चील की दूर दूर तक देखने की अद्भुत क्षमता होती है। सांप अपनी अत्यधिक संवेदनशील जीभ से हवा का स्वाद लेकर गंध महसूस कर सकते हैं। शार्क आसपास की मछलियों के कारण पानी में थोड़ी मात्रा में बिजली और कंपन का पता लगा सकते हैं। यहाँ तक कि बैक्टीरिया में भी केमोरिसेप्टर होते हैं, छोटी संवेदी कोशिकाएं जो उन्हें अपने वातावरण में विषाक्त रसायनों का पता लगाने की अनुमति देती हैं। मनुष्यों में धारणा संवेदी तंत्रिका तंत्र द्वारा निर्देशित होती है। हम दुनिया को दृष्टि, ध्वनि, गंध, स्पर्श और स्वाद के माध्यम से समझते हैं, लेकिन हमारे पास उत्तेजनाओं को महसूस करने के अन्य तरीके भी हैं। कुछ सचेत हैं, लेकिन कई अचेतन हैं। उदाहरण के लिए, आप ध्यान दे सकते हैं कि जब तूफान से पहले तापमान गिरता है, या जब पेट दर्द के दौरान आपके पेट में दर्द बढ़ जाता है, या जब आप पथरीली जमीन पर चलते समय संतुलन खो देते हैं। आपके शरीर में रिसेप्टर्स आंतरिक उत्तेजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को पकड़ते हैं, जैसे कि आपके रक्त में नमक की मात्रा या प्यास लगने पर पीने की जरूरत। हालांकि सभी मानवीय संवेदी क्षमताओं में सबसे शक्तिशाली दृष्टि है। मानव शरीर में लगभग 11 मिलियन संवेदी रिसेप्टर्स हैं। उनमें से लगभग 10 मिलियन दृष्टि के लिए समर्पित हैं। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि मस्तिष्क के आधे संसाधन दृष्टि पर उपयोग किए जाते हैं। ये देखते हुए कि हम किसी भी अन्य इंद्रिय की तुलना में दृष्टि पर अधिक निर्भर हैं, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि दृश्य संकेत हमारे व्यवहार के सबसे बड़े उत्प्रेरक हैं। इस कारण से आप जो देखते हैं उसमें एक छोटा सा बदलाव आपके काम में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। नतीजतन, आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे वातावरण में रहना और काम करना कितना महत्वपूर्ण है जो उत्पादक संकेतों से भरा हो और अनुत्पादक संकेतों से रहित हो। शुक्र है, इस संबंध में अच्छी खबर है। आपको अपने पर्यावरण का शिकार होने की जरूरत नहीं है। आप इसके निर्माता भी हो सकते हैं। सफलता के लिए अपना वातावरण कैसे डिजाइन करें? 1970 के दशक में ऊर्जा संकट और तेल प्रतिबंध के दौरान डच शोधकर्ताओं ने देश के ऊर्जा उपयोग पर बारीकी से ध्यान देना शुरू किया। एम्स्टर्डम के पास एक उपनगर में उन्होंने पाया कि कुछ घर मालिक अपने पड़ोसियों की तुलना में 30% कम ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जबकि घर समान आकार के थे और बिजली समान कीमत पर मिल रही थी। ये पता चला कि इस पड़ोस के घर एक विशेषता को छोड़कर लगभग समान थे, बिजली के मीटर का स्थान। कुछ में एक बेसमेंट में था, दूसरों में बिजली का मीटर मुख्य दालान में ऊपर की मंजिल पर था। जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, मुख्य दालान में स्थित मीटर वाले घरों में कम बिजली का उपयोग होता था। जब उनका ऊर्जा उपयोग स्पष्ट और ट्रैक करने में आसान था, तो लोगों ने अपना व्यवहार बदल दिया। हर आदत एक संकेत से शुरू होती है, और हम उन संकेतों को नोटिस करने की अधिक संभावना रखते हैं जो अलग अलग होते हैं। दुर्भाग्य से, जिस वातावरण में हम रहते हैं और काम करते हैं, वहाँ अक्सर कुछ खास काम न करना आसान होता है क्योंकि व्यवहार को ट्रिगर करने के लिए कोई स्पष्ट संकेत नहीं होता है। जब गिटार अलमारी में बंद हो तो उसका अभ्यास न करना आसान है। जब बुकशेल्फ अतिथि कक्ष के कोने में हो तो किताब न पढ़ना आसान है। जब विटामिन पेंट्री में नज़र से ओझल हों तो उन्हें न लेना आसान है। जब आदत को बढ़ावा देने वाले संकेत सूक्ष्म या छिपे हुए होते हैं तो उन्हें अनदेखा करना आसान होता है। तुलनात्मक रूप से स्पष्ट दृश्य संकेत बनाना आपका ध्यान किसी मनचाही आदत की ओर आकर्षित कर सकता है। 1990 के दशक की शुरुआत में एम्स्टर्डम के शिफोल हवाई अड्डे पर सफाई कर्मचारियों ने प्रत्येक मूत्रालय के केंद्र के पास एक छोटा स्टिकर लगाया जो मक्खी जैसा दिखता था। जाहिर है, जब पुरुष मूत्रालयों के पास जाते थे तो वे उस चीज पर निशाना साधते थे जिसे वे कीड़ा समझते थे। स्टिकर ने उनके लक्ष्य को बेहतर बनाया और मूत्रालयों के आसपास छलकाव को काफी कम कर दिया। आगे के विश्लेषण ने निर्धारित किया कि स्टिकर ने बाथरूम की सफाई की लागत में प्रति वर्ष 8% की कटौती की। मैंने अपने जीवन में स्पष्ट संकेतों की शक्ति का अनुभव किया है। मैं स्टोर से सेब खरीदता था,
उन्हें रेफ्रिजरेटर के नीचे क्रिस्पर में रखता था और उनके बारे में सब कुछ भूल जाता था। जब तक मुझे याद आता तब तक सेब खराब हो चुके होते थे। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, इसलिए मैंने उन्हें कभी नहीं खाया। आखिरकार मैंने अपनी सलाह मानी और अपने वातावरण को फिर से डिज़ाइन किया। मैंने एक बड़ा डिस्प्ले बाउल खरीदा और इसे रसोई के काउंटर के बीच में रख दिया। अगली बार जब मैंने सेब खरीदे तो वे वहीं थे खुले में जहां मैं उन्हें देख सकता था। लगभग जादू की तरह मैंने हर दिन कुछ सेब खाना शुरू कर दिया क्योंकि वे स्पष्ट थे न कि नज़र से दूर। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपने वातावरण को फिर से डिज़ाइन कर सकते हैं और अपनी पसंदीदा आदतों के संकेतों को और अधिक स्पष्ट बना सकते हैं। अगर आप हर रात अपनी दवा लेना याद रखना चाहते हैं तो अपनी गोली की बोतल बाथरूम काउंटर पर नल के ठीक बगल में रखें। अगर आप गिटार का अभ्यास ज़्यादा बार करना चाहते हैं तो अपने गिटार स्टैंड को लिविंग रूम के बीच में रखें। अगर आप ज़्यादा धन्यवाद नोट भेजना याद रखना चाहते हैं तो अपनी डेस्क पर स्टेशनरी का ढेर रखें। अगर आप ज़्यादा पानी पीना चाहते हैं तो हर सुबह कुछ पानी की बोतलें भरें और उन्हें घर के आसपास आम जगहों पर रखें। अगर आप किसी आदत को अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाना चाहते हैं तो उस संकेत को अपने माहौल का अहम हिस्सा बनाइए। सबसे ज़्यादा लगातार बने रहने वाले व्यवहार में आमतौर पर कई संकेत होते हैं। इस बात पर विचार करें कि धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को सिगरेट छोड़ने के लिए कितने अलग अलग तरीकों से प्रेरित किया जा सकता है। कार में ड्राइविंग करना, किसी दोस्त को धूम्रपान करते देखना, काम पर तनाव महसूस करना वगैरह। अच्छी आदतों के लिए भी यही रणनीति अपनाई जा सकती है। अपने आसपास के माहौल में ट्रिगर्स को फैलाकर आप इस संभावना को बढ़ाते हैं कि आप दिन भर अपनी आदत के बारे में सोचते रहेंगे। सुनिश्चित करें कि सबसे अच्छा विकल्प सबसे स्पष्ट हो। जब अच्छी आदतों के संकेत आपके सामने हों तो बेहतर निर्णय लेना आसान और स्वाभाविक होता है। पर्यावरण डिज़ाइन न केवल इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि यह प्रभावित करता है कि हम दुनिया के साथ कैसे जुड़ते हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि हम ऐसा शायद ही कभी करते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसे दूसरों ने उनके लिए बनाया है, लेकिन आप अपने रहने और काम करने के स्थानों को बदल सकते हैं ताकि सकारात्मक संकेतों के प्रति आपका जोखिम बढ़े और नकारात्मक संकेतों के प्रति आपका जोखिम कम हो। पर्यावरण डिज़ाइन आपको नियंत्रण वापस लेने और अपने जीवन का वास्तुकार बनने की अनुमति देता है। अपनी दुनिया के डिजाइनर बने, न कि केवल उपभोक्ता। संदर्भ ही संकेत है। आदत को ट्रिगर करने वाले संकेत बहुत विशिष्ट हो सकते हैं, लेकिन समय के साथ आपकी आदतें किसी एक ट्रिगर से नहीं बल्कि व्यवहार के इर्द गिर्द के पूरे संदर्भ से जुड़ जाती हैं। उदाहरण के लिए, कई लोग सामाजिक परिस्थितियों में अकेले की तुलना में ज़्यादा पीते हैं। ट्रिगर शायद ही कभी कोई एक संकेत होता है, बल्कि पूरी परिस्थिति होती है। अपने दोस्तों को ड्रिंक ऑर्डर करते देखना, बार में संगीत सुनना, बियर को टैप पर देखना। हम मानसिक रूप से अपनी आदतों को उन जगहों पर असाइन करते हैं जहां वे होती हैं, घर, दफ्तर, जिम। प्रत्येक स्थान कुछ आदतों और दिनचर्या से जुड़ाव विकसित करता है। आप अपनी डेस्क पर रखी वस्तुओं, अपने किचन काउंटर पर रखी वस्तुओं, अपने बेडरूम की चीज़ों के साथ एक खास रिश्ता बनाते हैं। हमारा व्यवहार पर्यावरण में मौजूद वस्तुओं से नहीं बल्कि उनके साथ हमारे रिश्ते से परिभाषित होता है। वास्तव में यह आपके व्यवहार पर पर्यावरण के प्रभाव के बारे में सोचने का एक उपयोगी तरीका है। अपने पर्यावरण के बारे में ये सोचना बंद करें कि यह वस्तुओं से भरा हुआ है। इसके बारे में ये सोचना शुरू करें कि यह रिश्तों से भरा हुआ है। इस बारे में सोचें कि आप अपने आसपास की जगहों के साथ कैसे बातचीत करते हैं। एक व्यक्ति के लिए उसका सोफा वो जगह है जहां वो हर रात 1 घंटे के लिए पढ़ता है। किसी और के लिए सोफा वो जगह है जहां वो काम के बाद टीवी देखता है और आइसक्रीम का कटोरा खाता है। अलग अलग लोगों की एक ही जगह से जुड़ी अलग अलग यादें और इस तरह अलग अलग आदतें हो सकती हैं। अच्छी खबर, आप खुद को किसी खास आदत को किसी खास संदर्भ से जोड़ने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने अनिद्रा से पीड़ित लोगों को केवल तभी बिस्तर पर जाने का निर्देश दिया जब वे थके हुए थे। अगर वे सो नहीं पा रहे थे तो उन्हें तब तक किसी दूसरे कमरे में बैठने के लिए कहा गया जब तक कि उन्हें नींद न आ जाए। समय के साथ विषयों ने अपने बिस्तर के संदर्भ को सोने की क्रिया से जोड़ना शुरू कर दिया और जब वे बिस्तर पर चढ़े तो जल्दी से सो जाना आसान हो गया। उनके दिमाग ने सीखा कि सोना अपने फ़ोन पर ब्राउज न करना, टीवी न देखना, घड़ी को न देखना उस कमरे में होने वाली एकमात्र क्रिया थी।
संदर्भ की शक्ति एक महत्वपूर्ण रणनीति भी प्रकट करती है। नए वातावरण में आदतों को बदलना आसान हो सकता है। यह उन सूक्ष्म ट्रिगर्स और संकेतों से बचने में मदद करता है जो आपको आपकी वर्तमान आदतों की ओर धकेलते हैं। किसी नई जगह पर जाएं, एक अलग कॉफी शॉप, पार्क में एक बेंच, अपने कमरे का एक कोना जिसका आप शायद ही कभी इस्तेमाल करते हों, और वहां एक नई दिनचर्या बनाएं। प्रतिस्पर्धी संकेतों के सामने आदत बनाना। अगर आप हर रात अपने बेडरूम में टीवी देखते हैं तो जल्दी सो जाना मुश्किल हो सकता है। अगर आप हमेशा लिविंग रूम में वीडियो गेम खेलते हैं तो बिना विचलित हुए पढ़ाई करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन जब आप अपने सामान्य वातावरण से बाहर निकलते हैं तो आप अपने व्यवहार संबंधी पूर्वाग्रहों को पीछे छोड़ देते हैं। आप पुराने पर्यावरणीय संकेतों से नहीं जूझ रहे होते हैं, जिससे बिना किसी रुकावट के नई आदतें बनने लगती हैं। क्या आप ज्यादा रचनात्मक तरीके से सोचना चाहते हैं? किसी बड़े कमरे, छत पर बने आंगन या विशाल वास्तुकला वाली इमारत में चले जाएं। उस जगह से थोड़ा ब्रेक लें जहां आप अपना दैनिक काम करते हैं, जो आपके मौजूदा विचारों के पैटर्न से भी जुड़ा हुआ है। क्या आप स्वस्थ खाने की कोशिश कर रहे हैं? संभावना है कि आप अपने नियमित सुपरमार्केट में ऑटो पायलट पर खरीदारी करते हों। किसी नए किराना स्टोर में जाएं। जब आपका दिमाग अपने आप यह नहीं जान पाता कि स्टोर में वो कहाँ है, तो आपको अस्वास्थ्यकर भोजन से बचना आसान लग सकता है। जब आप पूरी तरह से नए वातावरण में नहीं जा पाते हैं, तो अपने मौजूदा वातावरण को फिर से परिभाषित करें या फिर से व्यवस्थित करें। काम, पढ़ाई, व्यायाम, मनोरंजन और खाना पकाने के लिए अलग अलग जगह बनाएं। मुझे जो मंत्र उपयोगी लगता है वो है एक जगह, एक उपयोग। क्या आप स्वस्थ भोजन करने की कोशिश कर रहे हैं? हो सकता है कि आप अपने नियमित सुपरमार्केट में ऑटो पायलट पर खरीदारी करते हों। किसी नए किराना स्टोर में जाएं। जब आपका दिमाग स्वचालित रूप से यह नहीं जानता कि स्टोर में कौन सा भोजन कहाँ है, तो आपको अस्वास्थ्यकर भोजन से बचना आसान लग सकता है। जब आप किसी बिल्कुल नए वातावरण में नहीं जा पाते, तो अपने मौजूदा वातावरण को फिर से परिभाषित या पुनर्व्यवस्थित करें। काम, अध्ययन, व्यायाम, मनोरंजन और खाना पकाने के लिए एक अलग जगह बनाएं। मुझे जो मंत्र उपयोगी लगता है वो है एक जगह, एक उपयोग। जब मैंने एक उद्यमी के रूप में अपना करियर शुरू किया, तो मैं अक्सर अपने सोफे या रसोई की मेज पर काम करता था। शाम को मुझे काम करना बंद करना बहुत मुश्किल लगता था। काम के समय के अंत और निजी समय की शुरुआत के बीच कोई स्पष्ट विभाजन नहीं था। क्या रसोई की मेज मेरा कार्यालय था या वो स्थान जहां मैं खाना खाता था? क्या वो सोफा जहां मैं आराम करता था या जहां मैं ईमेल भेजता था? सब कुछ एक ही जगह पर होता था। कुछ साल बाद मैं आखिरकार अपने कार्यालय के लिए एक अलग कमरे वाले घर में जाने का खर्च उठा सका। अचानक काम कुछ ऐसा हो गया जो यहाँ होता था और निजी जीवन कुछ ऐसा हो गया जो बाहर होता था। जब कामकाजी जीवन और घरेलू जीवन के बीच एक स्पष्ट विभाजन रेखा थी, तो मेरे लिए अपने दिमाग के पेशेवर पक्ष को बंद करना आसान था। प्रत्येक कमरे का एक प्राथमिक उपयोग था। रसोई खाना पकाने के लिए थी, कार्यालय काम करने के लिए था। जब भी संभव हो, एक आदत के संदर्भ को दूसरी आदत के साथ मिलाने से बचें। जब आप संदर्भों को मिलाना शुरू करते हैं, तो आप आदतों को मिलाना शुरू कर देते हैं और आसान आदतें आमतौर पर जीत जाती हैं। यह एक कारण है कि आधुनिक तकनीक की बहुमुखी प्रतिभा एक ताकत और कमजोरी दोनों है। आप अपने फ़ोन का उपयोग सभी प्रकार के कार्यों के लिए कर सकते हैं, जो इसे एक शक्तिशाली उपकरण बनाता है। और जब भी आप अपना फ़ोन खोलते हैं तो वीडियो गेम खेलते हैं। ये संकेतों का मिश्रण है। आप सोच रहे होंगे, आप समझ नहीं रहे हैं। मैं न्यूयॉर्क शहर में रहता हूँ। मेरा अपार्टमेंट एक स्मार्टफोन के आकार का है। मुझे हर कमरे में कई भूमिकाएं निभाने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपकी जगह सीमित है, तो अपने कमरे को गतिविधि क्षेत्रों में विभाजित करें। पढ़ने के लिए एक कुर्सी, लिखने के लिए एक डेस्क, खाने के लिए एक टेबल। आप अपने डिजिटल स्पेस के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं। मैं एक लेखक को जानता हूं जो अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल सिर्फ लिखने के लिए करता है, अपने टैबलेट का इस्तेमाल सिर्फ पढ़ने के लिए करता है और अपने फ़ोन का इस्तेमाल सिर्फ सोशल मीडिया और टेक्सटिंग के लिए करता है। हर आदत का एक घर होना चाहिए। अगर आप इस रणनीति पर टिके रह पाते हैं, तो हर संदर्भ एक खास आदत और सोच के तरीके से जुड़ जाएगा। आदतें ऐसी परिस्थितियों में पनपती हैं जो पहले से तय होती हैं। जब आप अपने काम की डेस्क पर बैठते हैं तो ध्यान अपने आप केंद्रित हो जाता है।
जब आप उस उद्देश्य के लिए डिज़ाइन की गई जगह पर होते हैं तो आराम करना आसान होता है। जब आपके बेडरूम में सिर्फ यही होता है तो नींद जल्दी आती है। यदि आप ऐसे व्यवहार चाहते हैं जो स्थिर और पूर्वानुमान योग्य हों, तो आपको एक ऐसे वातावरण की आवश्यकता है जो स्थिर और पूर्वानुमान योग्य हो। एक स्थिर वातावरण जहां हर चीज का एक स्थान और उद्देश्य हो, वो वातावरण है जहां आदतें आसानी से बन सकती हैं। अध्याय सारांश। संदर्भ में छोटे छोटे बदलाव समय के साथ व्यवहार में बड़े बदलाव ला सकते हैं। हर आदत एक संकेत से शुरू होती है। हम उन संकेतों को नोटिस करने की अधिक संभावना रखते हैं जो बाहर खड़े होते हैं। अपने परिवेश में अच्छी आदतों के संकेतों को स्पष्ट करें। धीरे धीरे आपकी आदतें किसी एक ट्रिगर से नहीं बल्कि व्यवहार के इर्द गिर्द के पूरे संदर्भ से जुड़ जाती हैं। कृपया इस पुस्तक का अगला अध्याय अवश्य सुनें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यह मुझे आपके लिए ऐसे और अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।